from there. So Ms. Purva Sharma is a clinical dietitian with a master's degree from Symbiosis International University. She has been working in healthcare industry since 5 years now and specializes area of onconutrition. On the scientific front, she has published a review paper in the Indian Journal of Public Health, Health Research and Development in the 2019 issue. And she believes that food is the cheapest and most sustainable health investment. And with that, uh, I would like to request her to begin today's presentation. Thank you, ma'am, for being with us today. Yeah, And yes, thank you. Thank you for the introduction. Can you all hear me? Yeah, yes, Can- yes. Yes, Okay. Anita. Yes. Yeah. Okay. Yeah. So, first slide. So basically, myositis. First, we'll understand briefly what is myositis, what are its types, and then we can dig deeper at the nutrition for myositis. So, myositis, as the word itself explains, myo means muscle, itis means inflammation, यानी muscle inflammation. So basically, inflammation क्या होता है? तो सूजन. तो जब हमारे मसल में सूजन होती है, तो हम उसे myositis कहते हैं. Okay. So myositis can be autoimmune due to an infection or injury or it can be genetic. All right. So कई सारे कारणों की वजह से ये हो सकता है. तो जब हमें मायोसाइटिस होता है तो व्हाट आर द सिम्टम्स या किन किन दिक्कतों की वजह से हमारे ध्यान में आता है कि कुछ मायोसाइटिस जैसा हो रहा है. So muscle weakness, fatigue, pain or swelling, loss of movement, difficulty in doing daily activities, dysphagia, that is swallowing problem, or difficulty in breathing. So if you have these symptoms, we can go ahead with the different tests to figure out whether it is myositis or not. Okay, next. So there are different types of myositis. बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन कुछ कॉमन वाले जो हैं हम उसके बारे में बात करेंगे. डर्मेटोमायोसाइटिस, बेसिकली डर्मेटोमायोसाइटिस यानी डर्मेटो स्किन लेवल पे जो इन्फ्लेमेशन देखा जाता है, इसे हम बहुत इजीली पता या अलग से पता कर सकते हैं स्किन रैश की वजह से. दूसरा है पॉलीमायोसाइटिस. ये जो हमारे ट्रंक एरिया में मसल्स है यानी नेक, हिप्स, बैक, शोल्डर्स, वहाँ पे देखा जाता है. नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी, नेक्रोटाइजिंग बेसिकली नेक्रोसिस देखा जाता है यानी मसल में इन्फ्लेमेशन होकर वो मसल सेल्स जो है उसके वो पूरी तरह से डैमेज होके मर जाते हैं. सो वो देखा जाता है. और नेक्रोटाइजिंग इज ऑटो इम्यून इन नेचर. ऑटो इम्यून यानी क्या? जब हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी हेल्दी मसल सेल्स को ही हमारा फॉरेन ऑब्जेक्ट मानकर उनके ऊपर अटैक करती है. ओके. नेक्स्ट इज जुवेनाइल मायोसाइटिस. जुवेनाइल यानी बच्चों में जो देखा जाता है और बच्चों में ज्यादा करके जो डर्मेटोमायोसाइटिस है वो देखा जाता है. फिर आता है इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस. इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस ज्यादा करके 50 प्लस के एज में देखा जाता है और इसमें इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो अभी हमें पता चल गया है कि मायोसाइटिस क्या है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या है. अगर हमें पता चल गया कि या डॉक्टर ने हमें बताया है कि मायोसाइटिस है, तो इसके बाद डॉक्टर हमें क्या ट्रीटमेंट देंगे. सो कई सारी दवाइयाँ या मेडिकेशंस दी जाती है मायोसाइटिस के लिए, जैसे कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं. ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसे कम करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं. लेकिन स्टेरॉइड्स को जब हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं या फिर काफ़ी समय से ले रहे हैं, तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. जैसे कि ब्रिटल बोन्स यानी हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, ग्लूकोमा हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है. तो लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स हालाँकि मायोसाइटिस में हमारी मदद कर रही है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट मेडिकेशन इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस. क्या है ये? बेसिकली हमारी इम्यूनिटी की फंक्शनैलिटी को कम करता है. ये कब दिया जाता है? जब ऑटो इम्यून यानी जब हमारा इम्यूनिटी खुद के ही सेल्स को दुश्मन मान बैठता है, तब उस इम्यूनिटी को कम करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती है. नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली इम्यूनिटी कंपाउंड्स है, जिसे लेने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है. ये ऑटो इम्यून में नहीं दिया जाएगा, ये इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस में दिया जाएगा. ओके, नेक्स्ट. ओके,
सो नाउ आज का जो मेजर टॉपिक है उसकी तरफ हम आ गए हैं। एक ब्रीफ आइडिया जब हमारे पास होता है कि मायोसाइटिस क्या है, किन कारणों की वजह से होता है और उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, तब अब हम समझ पाएंगे कि न्यूट्रिशन कहाँ-कहाँ पे इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट नहीं है, न्यूट्रिशन एक सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी कह सकते हैं। तो जब आप मायोसाइटिस के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो या फिर यू आर टेकिंग डिफरेंट मेडिकेशंस एंड ऑल, उस मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स को कम करना या फिर आपके सिम्पटम्स को मैनेज करना, इन सब में न्यूट्रिशन का बड़ा रोल रहता है। लेकिन न्यूट्रिशन एक ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, हालाँकि बिना न्यूट्रिशन के आपका ट्रीटमेंट आउटकम इतना ऑप्टिमम नहीं होगा, बट विद गुड न्यूट्रिशन सपोर्ट आपका ट्रीटमेंट आउटकम विल बी ऑप्टिमम। ओके, सो न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी इन दिस केस। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन? इट कैन हेल्प, जैसे कहा, सिम्टम्स मैनेज करो, मसल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करो और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से आप इसे नहीं ठीक कर सकते हो, आपको डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी। ओके, लेट्स मेक इट एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल। अगर आप सब में से किसी को भी कोई भी सवाल हो या कुछ पूछना है, आप मुझे बीच में भी पूछ सकते हो। ओके, या कोई स्लाइड में कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ समझ नहीं आया है, यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, so now, nutritional goals. When somebody is diagnosed with myositis, basically first we will decide what are the nutritional goals for this person. The general ones are to improve the muscle function, enhance the immunity, and reduce the inflammation in our body. Okay, so our entire nutrition plan is going to revolve around these goals. Next. Okay, so key nutritional considerations. किन किन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना है? तो सबसे ज़रूरी है प्रोटीन। नेक्स्ट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, यानी कि जिससे इन्फ्लेमेशन हम थोड़ा कम कर सकते हैं। थर्ड इज इन्फ्लेमेटरी फूड्स या ट्रिगरिंग फूड्स, यानी क्या क्या खाने से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, उन्हें अवॉइड क्यों करना है, वो हम समझेंगे। एंड देन एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, सो अब हम इन सबको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में। जब भी कोई भी सेल हमारे बॉडी में डैमेज होता है या कोई नए सेल्स तैयार करने हैं, रिपेयर करने हैं, तो उन सब के लिए प्रोटीन्स लगता है। सिमिलरली मसल के लिए भी हमें प्रोटीन्स लगते हैं फॉर इट्स रिपेयर एंड रीजनरेशन। ओके, so ideally if a person is healthy and he doesn't has any chronic diseases or any kind of infections, then recommended protein is around 1 gram of protein per kg body weight। यानी कि अगर कोई 60 kg का पर्सन है तो उन्हें हम 60 grams of protein देते हैं to an healthy individual। Now if myositis is diagnosed, then protein intake will go up, like the requirement of protein will go up, and if wasting is seen it will go up further. So we will come to that as well, but basically minimum 1 gram per kg तो लेना ही है। okay, अब प्रोटीन तो लेना है, बट देन विच प्रोटीन्स टू इंक्लूड इन आवर डाइट, राइट? प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, बट व्हाट इज प्रोटीन, विच प्रोटीन्स शुड वी इंक्लूड? सो देयर इज समथिंग नोन एज हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। ओके, तो जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें भी क्वालिटी रहता है, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी। गुड क्वालिटी क्या है? जिसमें सारे अमाइनो एसिड्स हैं। जितने भी अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो जुड़कर प्रोटीन तैयार होता है। तो जब सारे अमाइनो एसिड्स किसी एक प्रोटीन सोर्स में होता है तो उसे हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कहते हैं। ये किस में मिलता है? एग्स में, लीन प्रोटीन में, स्प्राउट्स में, फिश में। तो ये सारी चीज़ें हमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स की ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। अब आप कहोगे कि ये तो ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में दिख रहा है। सो फॉर वेजिटेरियंस प्रोटीन का क्वालिटी बढ़ाने के लिए म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, यानी 2 प्रोटीन सोर्सेज को एक साथ लेना है। जैसे दाल और चावल अगर आप मिक्स कर रहे हो
तो यू आर गेटिंग अ कंप्लीट प्रोटीन। जैसे हम पंच दाल कहते हैं, पंच दाल आप ले रहे हो तो यू आर गेटिंग प्रोटीन, एंटायर कंप्लीट प्रोटीन सेट। ओके, सो म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन कैन बी यूज्ड इन वेजिटेरियंस। नाउ प्रोटीन जितना ज़रूरी है, इसी के साथ-साथ एक्सेस प्रोटीन या फिर एक ही तरह का प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेने से भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन देखा जाता है। अब किसी में ये होगा, किसी में ये नहीं होगा, तो इसे हम बायो इंडिविजुअलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वे कॉन्सन्ट्रेट ले रही हूँ। वे कॉन्सन्ट्रेट लेने से मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप वे कॉन्सन्ट्रेट ले रहे हो तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन देखा जा रहा है या आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई इश्यू आ रहा है। सो दिस मीन्स योर बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग वे कॉन्सन्ट्रेट, यू विल हैव टू शिफ्ट टू अनदर प्रोटीन सोर्स। तो बायो इंडिविजुअलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। Unblock me. Unblock me. I want. So, Can everybody mute themselves, please? okay, so बायो इंडिविजुअलिटी इसे कहते हैं that which type of protein is good for you. Okay, so that you can figure it out with your dietitian or your nutritionist. You can sit with them and you need to know which protein is good for you and which protein, if taken in excess quantities, is not going to cause an inflammation in your body. All right, so this is all about proteins, and now we will see again how to incorporate and all, but I hope you've understood the role of protein in our muscle. Okay, next. All right, so now we come to anti-inflammatory foods. So Indian diets are amazing. They are packed with ओके, सो इंडियन डाइट्स आर पैक्ड विद एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत पहले ही फिगर आउट कर लिया था कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और उसे कम करने के लिए हमें क्या-क्या लेना है। तो स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स व्हिच वी यूज़, यानी कि हमारा जो जीरा, अजवाइन, हल्दी, फिर क्लव, जितने भी मसाले हैं, जो भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरे हुए हैं। सो यूजिंग दोज स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स इन राइट टाइप इज गोइंग टू हेल्प अस। ओके, तो इन मसालों में ही क्यों है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी? तो उनके अंदर एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है और उन्हीं की वजह से उनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आती है। जैसे टर्मरिक, हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन होता है, ब्लैक पेपर हैज पिपरिन, जिंजर हैज जिंजरॉल एंड सो ऑन। ओके, so different spices have different functional component which is responsible for its anti-inflammatory properties. Now, अब अगर इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है तो इसे हम बस दिन में 50 चम्मच हल्दी ले लेते हैं, 2 चम्मच ब्लैक पेपर लेते हैं एंड इट विल हेल्प अस। नो, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, बट इसे बहुत वाइजली यूज करना जरूरी है। हर मील में थोड़ा थोड़ा करके यूज करना है। कौन से स्पाइसेस को ज़्यादा यूज करना है, कौन से स्पाइसेस को कम करना है। अगर आप में बॉडी हीट का इशू है तो फिर हमें कैसे उसे टैकल करना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इन्हें भी एड्रेस करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें उन्हें बहुत वाइजली या बहुत समझकर इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ज़्यादा करके हमारे डाइट में और लाइफस्टाइल में वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस आ रहा है, इसलिए इन स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स का यूज़ बहुत कम हो रहा है। वही अगर आप देखोगे तो वहाँ पे दे हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स एंड दे हैव स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग देम। हल्दी दूध को टर्मरिक लैटे कह दो या यू नो जस्ट गिविंग डिफरेंट नेम्स, बट दे हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज स्पाइसेस। कई बार कर्क्यूमिन टैबलेट्स भी दिए जाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दे आर गोइंग टू एन एक्सटेंट where they are removing those functional components and then giving it specifically for anti-inflammatory effect. Okay, so India में अभी तक I have not seen lot of practitioners giving specifically anti-inflammatory supplements, but in coming times it may just pop up. Next. ओके, सो जैसे मैंने कहा वाइजली यूज़ करना है, तो कैसे हम इन स्पाइसेस को यूज़ कर सकते हैं।
यू कैन ऐड सिनेमन यानी दालचीनी जो है उसे स्मूदीज में ऐड कर दो, दूध में ऐड कर दो और फिर ले लो। जीरा अजवाइन का पानी जो है वो आप पोस्ट हैवी मील्स यानी लंच के बाद यूजुअली ले सकते हो। इफ यू ask your दादी नानी, they will tell you that जीरा अजवाइन का पानी is the best way to help you post a heavy meal. A heavy meal will always cause little inflammation in your body because you are having different kinds of carbs and different combinations. इसलिए जीरा अजवाइन का पानी is one of the best solutions. ब्लैक पेपर आप सूप्स और सैलड्स में ऐड कर दो। क्लव्स और हनी का पेस्ट विंटर्स में आप ले सकते हो, बच्चों को हम यूजुअली देते हैं, बट यू कैन टेक इट अदरवाइज ऑल्सो। अब अगर हम ये सब ले रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए थोड़े कूलिंग फूड्स भी हमारे डाइट में होने चाहिए, बिकॉज एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स डू हैव हीट प्रॉपर्टीज। ओके, सो क्या क्या ले सकते हो? सब्जा सीड्स है, उन्हें आप पानी में भिगो कर ले सकते हो। कुकुम्बर यानी जो हमारा ये है काकड़ी है, उसे भी आप पानी में डालकर वो पानी पी सकते हो। सो दीज आर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन बैलेंस द हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो व्हाट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स? इट इज अ टाइप ऑफ फैट। ओके, एक टाइप का फैट है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज प्रूवन है, और ये कई सारे जो दूसरे ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज है उसमें जब हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड दिया है तो उससे काफी बेनिफिशियल इफेक्ट पाया गया है। ओके, मायोसाइटिस में एज सच कोई भी स्टडी नहीं हुई है, बट रूमेटाइड अर्थराइटिस वगैरह में हुई है। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड इज प्रिटी मच वेल नोन एंड एस्टेब्लिश्ड। तो अब ओमेगा 3 फैटी एसिड इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, सो डू वी जस्ट कीप ऑन टेकिंग दैट? नो, what matters is omega 3 to omega 6 fatty acid ratio. All right, this ratio, if it is in 1 to 4 formula, then it has lot of beneficial effects. But sadly, in our diet right now, we are taking high omega 6 fatty acid, so the ratio goes up to 1 to 20, which is not good, and then those anti-inflammatory properties are not seen. So not just taking omega 3 fatty acids, but reducing omega 6 fatty acid is also important. Okay, so omega 3 fatty acid के sources क्या है? Fish, walnuts, flax seeds, olive oil, all these are rich in omega 3. Next. So how we can incorporate them? So easiest way, one of the easiest way which I tell all of my clients is that you can just roast the flax seeds on an iron pan, और वो जो रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स या अलसी है, अलसी जिसे हम कहते हैं, एक डब्बी में भर के रख दो और रोज लंच के बाद 1 चम्मच मुखवास की तरह खा लीजिए। सो एवरी डे योर 1 स्पून ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फ्लैक्स सीड इज एडेड। बहुत ज़्यादा मेस नहीं है, कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू रोस्ट इट एंड कीप इट। वंस रोस्टेड इट कैन बी स्टोर्ड अप टू 1 मंथ। ओके, अदर और दूसरे ऑप्शंस क्या है? सो फ्लैक्सीड का पाउडर बना के आप आटे में डाल दीजिए या आपके क्या कहते हैं भाकरी के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। वॉलनट्स को आप ले सकते हो, जैसे सुबह सुबह उठकर ड्राई फ्रूट्स लेते हो उसमें वॉलनट्स भी ऐड कर दीजिए। अब वॉलनट्स में खास बात क्या है कि वो खराब होने से पहले आपको लेना है। अगर हम वॉलनट्स को बहुत दिनों तक ना ले तो उन अखरोट में से एक गंदी सी बू आने लगती है, उसका मतलब है कि उसका फैट जो है वो डैमेज हो गया है। तो डैमेज फैट का कोई फायदा नहीं है। तो अगर लेना है तो जब वो फ्रेश है तब लेना है, खराब होने से पहले लेना है। ओके, नेक्स्ट इज ऑलिव ऑयल। अब ऑलिव ऑयल सबको पता है हेल्दी है, बट वेरी फ्यू नो दैट हीटिंग ऑलिव ऑयल डिस्ट्रॉयज ऑल द हेल्थ प्रॉपर्टीज। तो ऑलिव ऑयल को हमें गर्म नहीं करना है, तड़का वगैरह के लिए ऑलिव ऑयल यूज नहीं करना है। आप उसे सैलेड्स में रॉ ऐड कर सकते हो या आपके डिप्स में ऐड कर सकते हो, लेकिन उसे गर्म नहीं करना है। गर्म करते ही उसका जो स्मोकिंग पॉइंट है बहुत लो है, उस वजह से उसके अंदर के जो भी गुड फैट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो रॉ ऑलिव ऑयल इज हेल्दियर, ओके, नॉट heated olive oil. Next. Okay, so next is vitamin D. Vitamin D plays a crucial role in bone mineralization. Basically, vitamin D हमारे हड्डियों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है।
और इसी के साथ-साथ अगर हड्डियों में क्यों ज़रूरी है, कैल्शियम अब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करता है। हड्डियों के साथ-साथ मसल्स के लिए भी ज़रूरी है और मसल रीजनरेशन के लिए भी ज़रूरी है। तो एक स्टडी जितने भी हुए उस सब में जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स थे, यानी मायोसाइटिस की तरह ही जिन-जिन दूसरी जगहों पे इन्फ्लेमेशन देखा जाता है, ऐसे डिसऑर्डर्स में पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है एंड इट इज़ वेरी प्रेवलेंट कि विटामिन डी डेफिशिएंसी रहता है। सो इसका यानी कुछ तो कनेक्शन है। सो व्हेन वी डिग फर्दर तो पता चला कि विटामिन डी हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, ओके? अब ये क्यों है? तो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को वो कम करता है, यानी जो कंपाउंड्स हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, उन्हें ये कम करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स जो है उन्हें प्रो इन्फ्लेमेटरी को कम करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स को बढ़ाता है, ओके? और इस तरह से इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। अब मायोसाइटिस में स्पेसिफिकली ऑलरेडी सन एक्सपोज़र हम कम करते हैं बिकॉज़ एक्सपोज़र टू सन इज़ वन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर्स, तो उस वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी रहता है। वैसे भी इन जनरल आवर सन एक्सपोज़र हैज़ गॉन डाउन क्योंकि हम क्यूबिकल्स में ही रहते हैं पूरा दिन, तो उस वजह से भी विटामिन डी डेफिशिएंसी देखा जाता है। नेक्स्ट व्हेन स्टेरॉइड्स आर गिवन फॉर लॉन्ग टाइम, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी रहता है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स डज़न्ट लेट प्रॉपर अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी हैपन, ओके? सो अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो मायोसाइटिस के लिए काफ़ी समय से, तो उसके साथ-साथ आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट भी लेना आवश्यक है, ओके? तो विटामिन डी सीरम में यानी ब्लड में विटामिन डी का लेवल 30 के ऊपर नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। 40 से 50 इज़ ऑल्सो ओके, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले लेते हो, तो ओवरडोज़िंग की वजह से और दूसरी दिक्कतें हो सकती है। तो अगर कोई भी सप्लीमेंट लेना है, मेक श्योर यू डिस्कस इट विथ योर डॉक्टर एंड देन टेक इट, ओके? नेक्स्ट। ऑलराइट। सो अभी हमने देखा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में मेजरली किस पे फ़ोकस करना है। अब हम देखेंगे कि इन्फ्लेमेटरी यानी ट्रिगरिंग फूड्स कौन से कैटेगरीज़ हैं और उन्हें हमें अवॉइड करना है, यानी इन चीज़ों को हमें नहीं लेना है। तो क्या-क्या है? प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड सिरप्स, एक्सेसिव रेड मीट, अल्कोहल, ग्लूटेन। सो ये जो फूड कैटेगरीज़ हैं, दे आर नोन इन्फ्लेमेटरी फूड्स एंड इन्हें हमें अवॉइड करना है, ओके? So let's look at these one by one in detail. Next. Processed foods. So processed food क्या है? Basically जो भी आपको पैकेट में पैक करके दिया जा रहा है, ओके? किसी भी नेचुरल फूड को लेके अगर हम उसे कुछ कुछ अलग वे में पेश कर रहे हैं, तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। जब भी कोई फूड प्रोसेसिंग के अंडर जाता है, तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू लो हो जाता है और प्रिजर्वेटिव्स भी उसमें बहुत ऐड करने पड़ते हैं। तो जैसे कोई भी चीज़ जिसको आप पैकेट में खरीद कर ला रहे हो रेडी टू कुक वगैरह, ऑल दैट इज़ प्रोसेस्ड फूड, ओके? सो व्हाट डू प्रोसेस्ड फूड डू? So processed food basically they alter your gut microbiome and lead to inflammation. जब आप processed food खाते हो तो आपके गट में यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा, उसके अंदर माइक्रोबायोम रहता है जिसमें गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। तो उसका बैलेंस वो बिगाड़ देते हैं और उसका बिगड़े हुए बैलेंस की वजह से भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में देखा जाता है, ओके? Ultra processed foods. Okay. So normal processing say when you go 2 steps ahead, then you get ultra processed foods, which are, for example, your ready to cook meals or your, just add water to the powder and something gets ready. So those kind of processed foods, they lead to a low grade inflammation in your body. एक तो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है और ऐसी चीज़ें एडिक्टिव रहती है तो आप उसे काफ़ी समय के लिए लेते हो। सो क्रोनिक यूज़ कॉजेज़ अ क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन एंड व्हिच कैन वर्सन योर सिम्पटम्स इन मायोसाइटिस। Processing of any kind, like anything, any processing you do, it is going to decrease the nutritive value of that food. तो किसी भी तरह से हेल्थ तो प्रमोट वो नहीं कर रहे हैं। मार्केटिंग गिमिक्स रहते हैं कि ये एक हेल्दी ड्रिंक है या ये एक हेल्दी फूड है,
but processing is not healthy, no matter what they are saying. Okay, so always prefer natural foods over processed food. बाय गॉड्स ग्रेस हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ नेचुरल फूड बहुत इजीली अवेलेबल है. सो प्लीज गो फॉर नेचुरल freshly prepared food items. Okay, next. Okay, sugary drinks and syrups. So sugar, basically sugar, everyone knows there is lot being talked about sugar. Sugar is a part, like none of the nutrition webinars can be done without talking about sugar. Okay, so sugar, if added in plain or high fructose corn syrup, different forms of sugars, these are basically in any which way, if they are being added to your food, they are not good for you. Okay, now when you take too much sugar, what is going to happen is same your gut, जो हमारा gut है उसका permeability will increase. So once the permeability increases, bad bacteria will go up because more bad bacteria will enter the gut. Once bad bacteria enters, lot of endotoxins are going to be released. Okay, so ये endotoxins शरीर में सब जगह जाके low grade inflammation करेंगे. So when you take excessive sugar, there is going to be a low grade inflammation, and sugar is addictive, same like processed food. You will keep on taking that and it will cause chronic low grade inflammation. Okay, along with that, if we take too much sugar and our lifestyle is not good, so it is going to increase bad cholesterol and lipid imbalance will be there, which will again hamper our immunity. Okay, uh, uh, so we should avoid it in myositis because it will again worsen our symptoms. Next. So, as everyone, the famous quote goes that sugar is as addictive as cocaine. So, if you'll see brain, these are two brains. One is on sugar, one is on cocaine, and you can see that the activity is similar in both the brains. So, sugar is very, very addictive, and we need to be very careful about the sugar part. So, does this mean we have to stop sugar completely? Next. Okay, so this is something like everyone will be like, then why should we stop? Like, why should we eat sugar? I'll just completely stop sugar. No, that is not required. You don't need to take extreme measures. Okay, be cautious about the type of sugar you are taking and the amount you are consuming. Okay, prefer natural sugar. You can go for sweet fruits. You can go for dates, anjeer. Stevia is becoming popular in diabetes. So those things you can take, and amount. So how much you should take? For example, if you are a healthy individual, not doing any, not doing. Okay. So, for example, if you're a healthy individual with a moderate physical activity lifestyle, then you can go ahead and go take about, say, 1 tablespoon of sugar in your day. Okay. If you're a diabetic individual, then your sugar amounts will vary drastically. So, similarly, you should discuss it with your dietitian or your doctor and then figure out how much sugar is good for you. Okay. Next. Excessive red meat. So, red meat is high in purine, and digestive end products are known to cause inflammation. Red meat has been linked to certain cancers as well. Therefore, eating excessive of red meat is definitely a big no in inflammatory disorders. So, if you ask me how much is safe, so you can go up to 3 servings, that is 100 grams of red meat in 1 week, is considered safe. Processed red meat, please avoid it in any form. Processed red meat is definitely known to cause cancer, and it is definitely known to cause inflammation. So you can go for normal red meat, which is freshly given, and that too 3 servings in 1 week. Okay, next. Alcohol. So, alcohol again disrupts your gut and causes inflammation. With myositis, alcohol, why it is a major concern? Because it interacts with your medicines. So, a lot of drug nutrient interaction will happen, and you might not get the result which you are expecting. It will worsen your inflammation and dehydration, and it will increase your fatigue. So, that's why alcohol is also a big no in inflammatory disorders. Next.
Gluten. Okay, so gluten is also something which is, very talked about these days. So, what is gluten? It is basically a protein which is found in certain grains and it acts as a binding agent in those grains. Okay, which grains? Wheat, it is seen in breads, baked goods, your rotis, and everything. Barley in malt, soups, beers. Rye, again in cereals, it is used. Oats. Oats are rich in gluten. A lot of time people think that oats are gluten free, but no, oats are rich in gluten. And if you have celiac, you need to avoid oats. Okay, next. So, gluten intolerance is where gluten is partially digested or it is not digested. But celiac disease is an autoimmune disease where body attacks gluten as a foreign body and therefore your digestive tract is damaged. Okay, so these are two different terms. Gluten intolerance will not damage your digestive tract. Celiac disease will damage your digestive tract. And when there is an intestinal damage and there's again leaky gut is seen, it will cause an inflammation in your body. Therefore, if celiac disease is there, only then go ahead and avoid gluten completely. But if it is just gluten intolerance, you need to figure out whether it is primary, secondary, and manage your gluten proportions accordingly. Next. Okay, so now we saw which were the triggering factors or the inflammatory factors which we need to avoid. Now we will look at antioxidants, which are basically compounds which will help us to improve our immunity. Now, how do they do that? So, oxidative stress is something which can be seen in our body whenever there is a cellular damage. So, if there is inflammation, there will be cell damage and it will lead to an oxidative stress. Okay, damaged cell is reduced immunity. Okay, now antioxidants are compounds which will kill these reactive oxygen species which cause the oxidative stress in our body, and therefore it will indirectly boost our immunity. Okay, so, antioxidants are largely present in our food in forms of various vitamins, minerals, phytochemicals. They all are rich in antioxidants. So, vitamin A, C, E, zinc, selenium, carotenoids, anthocyanins. These are very a few of them which I can just name immediately. So, to include antioxidants, the basic mantra which you need to follow is include as many colors as you can in your meals. Make your meals as colorful as you can. Every color should be there. Every seasonal fruit and vegetable should be consumed so that you get the best antioxidants for your body. Okay, next. Okay, so Mediterranean diet. Mediterranean diet is basically a diet which has everything that we have discussed since the beginning. So Mediterranean diet, उसमें आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स रहेगा, उसमें आपका एंटीऑक्सीडेंट्स रहेगा, इन्फ्लेमेटरी फूड्स को अवॉइड किया जाएगा. सो ये सारी चीज़ें जो भी हमने इतनी देर से बात की है, वो सब का सारांश बनाकर अगर कोई डाइट लेना है, तो मेडिटेरियन डाइट इज़ द बेस्ट. ओके, सो मेडिटेरियन डाइट में बेसिकली प्लांट फूड्स और हेल्दी फैट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. आप सब्जियां, फल आदि बहुत लोगे, आप होल ग्रेन्स लोगे, प्रोसेस फूड नहीं लोगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी ऑलिव ऑयल को ज़्यादा करके आप फैट का सोर्स यूज़ करोगे. फिश लिया जाएगा मे बी 2 or 3 times in a week, विच इज़ अगेन रिच इन omega 3. चीज़ योगर्ट रहेगा, रेड मीट नहीं रहेगा या कम रहेगा, स्वीट शुगर्स को अवॉइड किया जा रहा है. एंड वाइन, इफ यू टेक देन प्रेफर्ड अल्कोहल वुड बी वाइन, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग देन यू शुडंट स्टार्ट. So this is basically Mediterranean diet ka what can I say, that summary kind of a thing of anti-inflammatory diet is Mediterranean diet. Okay, next. So this is the pyramid basically जिसमें बताया गया है कि Mediterranean diet में हमें कौन सी चीज़ कितनी लेनी चाहिए. जैसे आप देख सकते हो नीचे, होल ग्रेन्स, ब्रेड, वो सब ज़्यादा लेना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है, ऑलिव ऑयल लेना है, फिश, सी फूड फ्यू टाइम्स इन अ वीक, एग्स एंड चीज़ डेली ले सकते हो, एंड ऊपर सबसे जो है रेड मीट, स्वीट्स, प्रोसेस फूड, ये सब हमें वंस इन अ मंथ दे हैव टोल्ड दैट टू एब्सोल्युटली, इफ यू नीड इट ओनली देन, इफ यू कैन अवॉइड देन प्लीज अवॉइड.
ओके। सो मेडिटेरियन डाइट के प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? तो कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीजेस का रिस्क कम हो जाता है, बॉडी वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारा डाइजेशन अच्छा करता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि क्रॉनिक डिजीजेस जो होते हैं वो हमें कम करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और सर्टेन कैंसर्स का रिस्क भी कम करता है। ओके, जैसे कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसका रिस्क भी कम करता है। ओके, सो बिकॉज इट हैज बीन प्रूवन इन सो मेनी conditions, along with that this thing, anti-inflammatory diet as such, it has been well established, but अभी तक कोई रिसर्च ने इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज में इसका बेनिफिट प्रूव नहीं किया है, बट इवन इफ इट इज नॉट प्रूवन, इट इज प्रिटी मच वेल एस्टैब्लिश्ड दैट इट विल हैव अ बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ दैट वी नो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या रहता है और उसे हमें कैसे फॉलो करना है, अब हम स्पेसिफिकली मायोसाइटिस में जो दिक्कतें होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। So managing muscle wasting is you lose weight but you're losing your muscle mass. Okay, so weight loss से ज़्यादा हमें muscle loss का जो है उसे cover up करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? Nutrient dense meals लेना है। So you need to take meals जिसमें कम पोर्शन में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज प्रोटीन्स मिल रहा है। ओके, प्रोटीन इनटेक इज इंक्रीज। तो जैसे हमने देखा था कि प्रोटीन 1 ग्राम तो मिनिमम ले ही रहे, लेकिन अगर आपका मसल वेस्टिंग हो रहा है तो आप 1.2 से 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट तक भी ले सकते हो। ओके, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स यूज करना है। सो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स आर एमसीटीज। ये फैट का एक टाइप है जो तुरंत आपके बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाता है एंड पोस्ट ऑब्जॉर्प्शन इट विल हेल्प यू गिव दैट एनर्जी बूस्ट। ओके, सो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स के सोर्सेज है कोकोनट ऑयल, बटर, ऑल दीज थिंग्स यू कैन हैव। ओके, फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, हर 2-2 घंटे में या 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, और फिजिकल एक्टिविटी। सो अगर आप कभी भी कोई भी तरीके में हाई प्रोटीन ले रहे हो तो उसके साथ साथ एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। सो टू सपोर्ट द अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नो मैटर हाउ मच यू कैन डू, बट सम टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी नीड्स टू बी देयर। ऑल राइट, नेक्स्ट, डिस्फेजिया। सो स्वॉलोइंग डिफिकल्टी, जब हमारा स्वॉलोइंग करने के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू स्वॉलो प्रॉपरली, तो तब क्या क्या किया जा सकता है? एक तो प्यूरी फॉर्म में या फिर सॉफ्ट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा खाना लेना है या फिर मील्स वैसे ही प्रिपेयर करने हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, अगेन you need to eat something in every 2 or 3 hours so that you can meet your nutritional goals. Okay, स्मूथ टेक्सचर्स ताकि स्वॉलो इजीली हो जाए, ड्राई टेक्सचर्स नहीं लेना है या हार्ड टेक्सचर्स पापड़ वगैरह जैसा नहीं लेना है, और खाना खाने के तुरंत बाद हमें 30 मिनट्स के लिए लाई डाउन नहीं करना है। ओके, सो वंस यू ईट, सिट अपराइट फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट। ओके, एंड पोस्ट दैट लाई डाउन। ऑल राइट, सो दैट वट एवर यू हैव ईटन there is no regurgitation and those muscles are also standing for some time. Okay, नेक्स्ट, डिसरप्टेड मसल कोऑर्डिनेशन। सो अगर आपका हैंड मोटर कोऑर्डिनेशंस में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर खाना उठाकर प्रॉपरली मुंह में डालना इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? तो टेक स्मॉल कलरफुल प्लेट्स विच विल हेल्प यू आइडेंटिफाई। जैसे रोटी को एक प्लेट में दे दिया, सब्जी को एक प्लेट में दे दिया, सो इट विल हेल्प यू कि आप इस कलर, ब्राइट कलर्स के प्लेट्स लेना है, so that you can put your hand towards those plates and get your meal. One bowl meals are easy in such conditions instead of going for different food items. एक ही कटोरी में अगर खाना है तो चम्मच से वो खाना easy पड़ जाता है। And along with that, of course, you need assistant feeding. So any of your close friends or somebody you can trust can help you in feeding. Okay, next. All right, so now let's look at supplements.
So vitamin D supplementation, as we had discussed, it is recommended due to deficiency and low sun exposure. So vitamin D is one supplement which may be given. It is important for bone and muscle health. Next is omega-3 fatty acids. So fish oil capsules or flaxseed oil capsules are available. So your doctor might give you omega-3 fatty acids to reduce your inflammation. Coenzyme Q10. So coenzyme Q10 is a naturally occurring antioxidant in the body और इससे हम सेल रिपेयर में हेल्प करता है coenzyme Q10. statins की वजह से अगर मायोपैथी है यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उन दवाइयों की वजह से अगर आपके मसल में इंजरी हो रही है या मसल डैमेज हो रहा है तो ऐसे समय में coenzyme Q10 देना काफ़ी मदद करता है. अब सप्लीमेंट्स हमें अगर पता है ये है बट हम ब्लाइंडली नहीं ले सकते हैं. अगर डॉक्टर से आप बात कर लो तो डिस्कस इट विथ योर डॉक्टर और जब वो प्रिस्क्राइब करे तभी हमें लेना है क्योंकि ये सारे सप्लीमेंट्स अगर हमने एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया तब भी उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो मैनेज करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है. सो ऑलवेज टेक सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर. ओके, नेक्स्ट. ऑल राइट. सो अब हमने देख लिया एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या है, व्हाट ऑल वी नीड टू इंक्लूड, व्हाट ऑल वी नीड टू अवॉइड फॉर स्पेशल सिचुएशंस, व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक और व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक. अब हम देखेंगे कि एक नॉर्मल मील प्लान फॉर मायोसाइटिस हाउ इट विल लुक. सो अर्ली मॉर्निंग यू कैन टेक वार्म वाटर विद सब्जा सीड्स क्योंकि अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत लेने वाले हैं तो कूलिंग के लिए सब्जा सीड्स चाहिए. Next, breakfast can be any Indian breakfast with few nuts, almonds and walnuts. Then mid-morning you can take fruits and coconut water or buttermilk. Lunch can be sprout salad जिसमें आप थोड़ा सा black pepper और lemon add कर दीजिए with bhakri, pulao, sabzi and a protein source. Then evening will again be chai with flax seeds, cracker, or you can go for a smoothie. Okay. Then you can go for dinner. Dinner will be grilled fish and stir fried vegetables और normal vegetable खिचड़ी and कढ़ी जिसमें थोड़ा सा क्लव वगैरह ऐड किया है और सोते समय cinnamon milk या फिर turmeric milk लेना है. So this is a simple, easy to follow meal plan for myositis, which you can incorporate in your daily routine. Next. Okay. So myositis is so the meal plan which we saw, it was for only myositis, but myositis may be accompanied by some other condition as well. So you might have diabetes, cancer, Alzheimer's, cardiovascular disease, or any other autoimmune disorder. If these are accompanying myositis, then your dietary considerations will vary greatly. Okay, because for example, if we have Alzheimer's patient along with myositis, for such patient we will have to put in more efforts to make sure that medicines are not interacting with the meals that we are taking. Along with that, some dietary components will focus on delaying the worsening of Alzheimer's, and myositis will also, it will be a combination of these two things. So your dietary considerations will vary vastly. So if every time if there is an accompanying medical condition along with myositis, so always cross check it with your dietitian what needs to be taken and what not. Okay, next. Okay. So along with all these, there are few challenges faced by patient as well. So fatigue. In myositis, there is lot of fatigue. थकान बहुत ज़्यादा है, आपकी इच्छा नहीं होती है या आपसे हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे समय में प्रोटीन डेंस मील्स लेना बहुत ज़रूरी है. उसी के साथ जैसे मैंने कहा अगर आप हाई प्रोटीन ले रहे हो तो आपको उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करना है. ऐसे टाइम पे सिंपल मील्स जिसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत एक्सटेंडेड मेन्यू नहीं लेना है, सिंपल स्मॉल न्यूट्रिएंट पैक्ड मील्स ज़रूरी है ऐसे समय में. सेकंड इज लॉस ऑफ एपेटाइट. सो
अगर भूख नहीं लग रही है या खाने की इच्छा ही नहीं है, तो ऐसे समय में हम न्यूट्रिशन कैसे ले सकते हैं? तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़े-थोड़े समय में थोड़ा-थोड़ा खाना है, फ़ोर्स फीड कभी नहीं करना है। एपेटाइट स्टिमुलेंट्स आप डाइट में ले सकते हो, नेचुरल और इन अ सिरप फॉर्म। कोल्ड फूड्स ज़्यादा बेटर एक्सेप्टेड रहता है लॉस ऑफ एपेटाइट में। एंड ईज़ी टू ईट ऑप्शंस, अगेन लॉस ऑफ एपेटाइट में अगर आप उनको ब्रंच दे रहे हो या ऐसा एक्सटेंडेड मेन्यू दे रहे हो, दे वोंट फील लाइक ईटिंग, वो खाना देख के ही पेट भर जाएगा। तो अगेन छोटे-छोटे पोर्शन साइज़ेज़ में खाना देना है। ओके, नेक्स्ट। Difficulty in cooking and shopping, right? So if the diet plan is very fancy and you need to buy a lot of things, you need to prepare a lot of things, so all these things is something that you won't want to do or you won't be able to do थकान की वजह से। तो ऐसे समय में सिंपल डाइट प्लान फॉलो करना है। शॉपिंग लिस्ट वीकली जो है वो बनाकर रखनी है, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू। ऑनलाइन ऑर्डर करने के अब काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं, सो यू डोंट नीड टू गो देयर एंड गेट टायर्ड एंड गेट थिंग्स, यू कैन ईजिली ऑर्डर इट ऑनलाइन। एंड अगेन सिंपल मील्स, यानी कि मेन्यू जो है आपका सिंपल रहना चाहिए, जिसमें ज़्यादा आपको बनाने की या बहुत प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस। सो gluten free, salt restricted diets, etc. Uh, these terms may be difficult to understand. तो उस वजह से we might just become ignorant towards them. We don't want that. इसलिए क्या करना है, तो एक न्यूट्रिशन एजुकेशन के थ्रू you can get to know what these terms mean, what you need to take and what you need to avoid if these conditions are there. और उसी के साथ-साथ फूड लेबल्स को रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी सुपरमार्केट से कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो, तो जस्ट उसके पीछे जो फूड लेबल है उसे पढ़ना है। इंग्रीडिएंट्स, न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंशन किया रहता है और उसमें देखना है वेदर यू कैन टेक दोज़ थिंग्स और नॉट। अगर आपसे कहा गया है कि ग्लूटेन नहीं लेना है और उस प्रोडक्ट में ग्लूटेन है, तो वो प्रोडक्ट हमें नहीं लेना है, ओके? अगर आपको पता नहीं है उसके इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है, तो it's better you don't take it and next time you discuss it with your dietitian, what do these words or these ingredients mean, and then take it, okay? Don't risk buying it. Next. Okay, so this was all about nutrition in myositis. So I've tried covering everything from a very patient perspective, but again, a few things which I would like all of us to keep in mind even after this presentation is that one diet doesn't suit all. We have discussed everything, what all needs to be taken, what all needs to be avoided, how we can take it, how we can manage it. But again, this is not the rule book for each and every patient. There would be individual adjustments required, so always take your diet plan from a qualified dietitian, okay? So these are few pointers which we are discussing today, but each pointer is applicable to everyone. That is not true, okay? Again, no tablet should be taken without prescription from doctor. In basically, this is a very human tendency that once we know that this thing is good and it is available, we'll just go and buy it over the counter. लेकिन उसके adverse effects जो है वो हमें पता नहीं है अभी तक, इसलिए prescription के बिना कोई भी supplement या कोई भी medicine नहीं लेना है. Again, myositis management requires a holistic approach. So, team of healthcare workers is very important. Doctors, physiotherapists, dietitians, everyone should be involved. Everyone should be in loop, and only then we can manage it very well. Now, on scientific front, for evidence-based practice, there is little to no conclusive nutritional intervention studies which have been done. So myositis, we don't have a lot of proven facts that what will help, what not. It is always which through other papers or other condition papers that we are correlating and coming up with something. So I would request if Myositis India and other organizations similar to it would encourage research in myositis management in alternative medicine form.
So that is something which will, help us immensely. So I think this is all that I have to share today. We can always, discuss it more. So yeah, thank you. Next. Thank you so much, Thank you. ma'am. It was Bye. really insightful. I am certain this would help our patients quite a lot. There are a few questions that they have asked in our chat box. If you don't mind, I can read them out for you. Yes. So we have a question from Pankti Mehta. She's asking that should sugar be avoided completely, or do you recommend a certain amount to be safe? Yes, so as we discuss sugar, you don't need to avoid it completely. You can figure out how much amount you need to have along with your dietitian and the type of sugar. So, preferring natural sugar is one point, and second, depending on your health condition, your sugar intake or your sugar amount of sugar that you can take in a day will be decided. Without any inflammatory conditions or anything, we usually say that 3 teaspoons or 1 tablespoon of sugar is okay to take. She has also asked that what are the vegetarian protein options that can be recommended to patients, especially when affordability of protein supplements is an issue. Yes. So you can always go for different dals, you can go for nuts, you can go for sprouts, you can go for different kinds of paneer if they are lacto vegetarian. There is paneer, there is curd, there is milk. So all these options you can give. You can give them seeds also, multi seeds like pumpkin seeds, flax seeds. These things can be given. Okay. Uh, Jay Shukla has asked that what about the packed juices saying no preservatives? What does that mean? I think he's asking if they're safe to consume. So packed juices without preservatives will have high amounts of sugar, because freshly prepared juice you cannot keep it for longer time. Even if it is Tetra pack, some amount of sugar needs to be added so that the shelf life increases. So if they are saying no preservative, please check their ingredient list. It will definitely have sugar in some or the other form added. Yeah, thank you, ma'am. We also have one more question. Meet is asking, can you tell what is the best time to consume regular medicines? Okay, so medicines, you need to ask your doctor about this, whether they need to be taken with meals or without meals, because each medicine has different drug nutrient interaction with food. So I think doctor will be able to answer that better. Understood. Uh, there's also one question. Can we eat raw vegetables? Yes, definitely. So in myositis, your immunity doesn't go down to a level where you need to follow neutropenic diet or no raw food diet, which we usually give in cancer patients where their WBC counts go very low. So yes, in myositis, you can definitely have raw vegetables. The only criteria is you need to wash it properly, you need to cut it and consume it immediately. You cannot cut it and keep it for a long time or keep it in fridge and eat it later on. Wash it properly, cut it and eat it immediately. Understood. Also, is milk bad for you? Many people believe that milk can cause issues and vegan diet is better. No. So milk, there is lot of myth going around that milk causes inflammation in our body. So that is not very true. If your milk is from a very natural source and you're not pasteurizing it or you're not heating it properly, then the microbial load in the milk will cause inflammation. But if you're taking pasteurized milk or you're heating your milk 3 times in a day, then it shouldn't cause any problem. Understood. And should we eat only wheat or mix multigrain and ratio? So, if you have celiac disease or gluten intolerance, then wheat becomes a problem. But if that is not there, then you can definitely go ahead and include meat in your diet, wheat in your diet. Understood. I think this is that. I would like to ask the audience if they have any more questions before we close up the session. I have one question. Hi, that was an amazing talk and it was very informative. So there's a lot of concern about brown bread and the addition of gluten in it, which is harmful as compared to
white bread, which is full of maida. So what's your take on that? Like, is it addition of gluten for making brown bread harmful in any way? Okay, so gluten will be there in white and brown both breads because they are both made from wheat. Wheat, if we process it and make it very fine, it becomes maida. And brown bread is basically if it is not processed to that extent and used in a whole wheat kind of a form. So gluten is there in both white and brown bread. In India specifically, I would say go ahead with white bread. And if you are eating bread, then just eat it guilt free or avoid it completely because brown bread in India is a myth. They add color to white bread. मैदा में ही वो लोग potassium bromide or different kinds of chemicals they will add to make it brown. So in India, it is not something that you can very surely say that yes, brown bread is a whole wheat bread. So if you are having bread, go for white one because at least you will avoid those chemicals, and gluten will be there in both the breads. So irrespective of the color, gluten will be there. Thank you so much. Ma'am, Uh, one so- more Someone- thing. Ma'am, same is with brown rice and white rice. Which will be And then better? No, same with brown. brown sugar and red to white sugar. Sorry. The question that ma'am said, the brown rice or white rice, and what about the brown sugar and the white sugar? Okay. So brown rice and white rice, definitely brown rice is better because it doesn't go processing as much as white rice. उससे थोड़ा कम processing होता है. तो brown rice is better. Brown rice basically is also a type of rice which is indigenous to India. Or you can also go for red rice which is indigenous in the Konkan region. So brown rice, red rice is better than white rice, definitely. So if you can and if you want, you can switch to brown rice. Okay. Coming to sugar, brown sugar, white sugar, same thing. White sugar is more processed compared to brown sugar. But then again, the caloric content of both the sugars is same. 1 teaspoon of white sugar is also going to give you same calories as 1 teaspoon of brown sugar. Okay. Brown Okay. sugar, why it is better? Because some nutrients may be intact due to the low processing, but the caloric this thing content of both the sugars is same. So if you are taking 1 teaspoon of white sugar, it will give you 20 kilocalories. If you're taking 1 teaspoon of brown sugar, it will give you 20 kilocalories. So the calorie wise same, few but very negligible amounts of micronutrients might be there in brown sugar. Thank you, ma'am. Okay. I This think was we- a really good session. Thank you very much. And Purva, we may have to bring you again in 6 months or so to teach us again. But this was a great session. And thanks a lot for contributing to MyoStudies India. Thank you. Thank you very much. Really very informative session. Thank you. Thank you so much, everyone, for joining with us today. And as I said before, these are our social handles if anyone wants to join us in the cause. And thank you so much, Purva ma'am. Sorry for the technical difficulties no. earlier. I am sorry. I don't know. I'll have to figure it out with my laptop what went wrong. No, but I feel it was okay. I mean, other than just, we just having to go back and forth. But yeah, it was great. And again, these are the social handles if anyone wants to join us. Yeah. Thank you, MyoStudies India. Thank you Thank you so so much, much. Prashant ji. All right. Thank you, everyone. Thank So you, ma'am. I'll be leaving the meeting now. Yes, yes. Thank you. Thank you.